चलिए नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। चलिए, पहले चरण का मतदान उत्तराखंड में संपन्न हो गया, लेकिन मतदान को लेके बहुत सारी की बातें उठ रही हैं और बातें हैं बातों का क्या। तो आज हमारे साथ इन बातों का क्या में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी है। रावत जी, सबसे पहले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमने आपसे समय लिया है। हमारी खुशकिस्मती है जो लोग आज बोलने की हिम्मत रखते हैं, उनके साथ समय ज़रूर ज़ाया होना चाहिए। अच्छा, एक शब्द है मतदान, लेकिन इस बार लग रहा है कि वो दान में लोगों ने कंजूसी करी है या क्या हुआ है। 54% है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 66 के लगभग था। क्या हुआ होगा इसमें? अब 35 लाख लोगों ने वोट नहीं किया है और ये दर्शाता है कि जो सरकारें चल रही है, उसके प्रति क्या निराशा का भाव आ गया है या लोगों को लगता है कि इन लोगों को वोट देके करना क्या है जब व्यवस्था बदलनी नहीं है। तो जो चुनाव आयोग है, जिसने इस पूरी व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और जिस पर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते, कुछ पूछ नहीं सकते, तो उसके लिए बड़ा सवाल है कि उन्होंने उस पैसा कहाँ खर्च करा। वो उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी और वो सिर्फ़ इस दिन की ज़िम्मेदारी नहीं कि जिस दिन वोटिंग हो रही हो, बल्कि पूरे साल भर का आपका ये काम रहता है और आपको अवेयरनेस के लिए और जो जो लाखों रुपए वेतन ले रहे हैं, किस चीज़ के आप ले रहे हैं? किस चीज़ पर वो पैसा खर्च हो रहा है? और अगर पब्लिक को आप अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो चुनाव आयोग पर बड़ गंभीर सवाल है जिसका सरकार के ऊपर है। पिछली बार 2019 की अगर हम बात करें तो पूरे उत्तराखंड में जो आंकड़ा था वो 10 जगह था चुनाव बहिष्कार हुआ है। इस बार वो आंकड़ा 25 पहुंच गया है। रावत जी, क्या लग रहे हैं, ये सरकार की कामयाबी है या नाकामयाबी है? कल प्रतापनगर जहाँ मेरी जन्मस्थली है, वहाँ पर भी जो है लमगाँव में एक बूथ पे लोग वोट करने नहीं गए। 250 के करीब वोटर थे, 9 घर गाँव है। तो अब आप बताइए कि वहाँ के लोगों ने वोट इसलिए नहीं किया, उनका कहना था कि आपने हमें पूछे बिना हमारे गाँव को नगर पंचायत में क्यों जोड़ दिया? और जब हमने उन लोगों से बात करी कि आखिरकार आप क्यों नहीं जुड़ना चाहते, आप अर्बन की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते, तो बड़ी गंभीर बात देखने को मिली कि वहाँ पर नगर पंचायत में शामिल होकर उस गाँव के बड़ा नुकसान हो गया है। वो लोगों को नगर पंचायत से तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऊपर से जो वहाँ पर गरीब-गुरबे हैं, उनके पास जो कल तक मनरेगा के जॉब कार्ड थे, वो भी खत्म हो गए। तो जो 100 दिन का रोज़गार भी उनको मिल रहा था, वो भी खत्म हो गया। इसलिए उनका कहना है कि आप हमें वापस जो है, हमारे गाँव में मिलाइए और ऐसा ना करने में उन्होंने वोट नहीं किया। उस पूरे बूथ में 250 में से सिर्फ़ 3 वोट गए। ये दिखा रहा है कि जो सरकारें हैं, जो मनमर्जी के निर्णय करती हैं और आपसे पूछे बिना आपके गाँव को नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में जो शामिल करने का काम किया है, ये उसका दुष्परिणाम है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें मत प्रतिशत की, 54.54% हुआ है, लगभग लगभग 0.6 भी है। क्या आकलन है आपका कि इतना कम गया है? इसका मूल कारण क्या होगा? इससे पिछले चुनाव से लोग इसका कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन इसलिए भी हो रहा है कि पिछली बार आपने जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी 5 रैलियाँ इस प्रदेश में देखी थी। उन्होंने श्रीनगर में रैली की, उन्होंने देहरादून में करी, उन्होंने विकास नगर में करी, उन्होंने हरिद्वार में करी, उन्होंने पिथौरागढ़ में करी और रुद्रपुर में भी करी थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री ने जिनके पास 10 साल का एजेंडा था बताने के लिए कि भाई हमने इन 10 सालों में उत्तराखंड के लोगों आपके लिए ये करके दिया है। जो पिछली बार वहाँ पर 5-5 6-6 रैलियाँ कर रहे थे, इस बार वो बहुत मुश्किल से 2 जगह आ पाए और पहाड़ को तो उन्होंने छुआ भी नहीं। आपने देखा कि पूरे पहाड़ के जो 9 जिले हैं, वहाँ तो गए नहीं वोट माँगने के लिए। तो जो सरकार है, जिनको वोट किया गया था, जिनको 10 साल का शासन दिया था, जब वो लोग खुद ये बताने के लिए आपके पास नहीं आ रहे हैं कि देखो भाई पहाड़ के लोगों, उत्तराखंड के लोगों, सीमांत प्रदेश के लोगों, आपके लिए हम अग्निवीर योजना हमने बनाई थी। क्योंकि सारे ऐसा कोई युद्ध तो आपने देखा नहीं इस देश में कि जहाँ उत्तराखंड के सैनिक ने अपना खून ना दिया हो। तो उस प्रदेश में आकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, तमाम बड़े-बड़े मंत्री और स्टार प्रचारक आए। किसी के मुँह से अग्निवीर का अ नहीं निकला। ये दिखाता है कि जो आम जनमानस है, उसने भी सोचा होगा कि जिस इतनी बड़ी योजना को लॉन्चिंग की गई थी, बहुत बड़ी-बड़ी बातें बातें की गई थी, आखिरकार जब देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, ये उसको उस पे मुँह क्यों नहीं खोल रहे हैं? तो शायद वो जो जनविश्वास है, वो घटा है इनके प्रति और जो लोग सोचते थे कि इनको एक बार चुन लिया, दूसरी बार चुन लिया, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कुछ होगा, वो तो कुछ देखने को मिलने लगा। और इसीलिए वो जो रैलियाँ हुई भी 2 जगह, वो उस प्रकार से आपने देखा ना तो वहाँ उस प्रकार पब्लिक थी और एक प्रकार से जो प्रायोजित कार्यक्रम वो नज़र आए लोगों को। चलिए, अब उस नब्ज पे मैं आऊंगा जिस नब्ज का आपको इंतजार है कि आखिर लोकसभा की पांचों सीटों का समीकरण और मतदान, उस दान की अगर हम बात करें तो कौन कहां फिट बैठ रहा है? कौन मनाएगा दिवाली और कौन मनाएगा मातम? रावत जी, पांचों सीटों की अगर हम मोटी मोटी बात करें, सबसे पहले हम हरिद्वार से शुरू करें। क्या लग रहा है हरिद्वार का आंकड़ा
किसे रात भर नींद नहीं आएगी और कौन बिना कुछ दवाई खाए सो पाएगा। हरिद्वार लोकसभा की चर्चा अगर आप शुरू करते हैं तो इसी जहां जिस प्रेस क्लब में हम बैठे हैं यहीं से उसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर आपने कुछ दिन पहले कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो एक सीडी दिखा रहे थे और उन्होंने कहा कि खानपुर के विधायक की सीडी है, वो वही जो स्टिंग ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि इस आदमी के ऊपर दिल्ली में रेप का मुकदमा चल रहा है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण बातें थी, अगर ये महत्वपूर्ण बातें थी जिसको चैंपियन ने बताया और उमेश कुमार ने डिनाई किया, उन्होंने कहा कि डीप फेक वीडियो है, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है, तो आप बताइए कि कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन ने वो सीडी और वो एफआईआर की कॉपी चुनाव आयोग को क्यों नहीं दी? उनका नामांकन रद्द क्यों नहीं हुआ? तो क्या कोई नई सांठगांठ हो गई है? क्या इन लोगों के बीच में फिर पैचअप हो गया, या जिन चीजों के लिए जाने जाते हैं, या फिर चैंपियन का कोई नया स्टिंग उनके पास है जिसके कारण चैंपियन बैकफुट पे आ गए? ये वो सवाल हैं जो इस चुनाव में आए नहीं। और बीजेपी कांग्रेस के लोग जो उन स्टिंग ऑपरेशनों के पीड़ित हैं, आखिरकार उनकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उन लोगों ने भी इस पर चर्चा नहीं की। ये हरिद्वार की लोकसभा की चुनाव की शुरुआत यहाँ से होती है। अब जो आपने कहा कि किसको नींद आई नहीं आई है, तो ये जो जिस प्रकार से वोट कास्ट हुआ है, अभी भी जो चुनाव से पहले बात आ रही थी कांग्रेस बहुत कमजोर थी, हरीश रावत के चले जाने से या उनके न लड़ने से वह कमजोर हुई है, लेकिन जो रिजल्ट वहां से आया है, मतलब वहां बड़ी संख्या में 70 से 75% पोल भी हुआ कई जगहों पर, तो वो दर्शाता है कि वो पॉकेट्स हैं जो कांग्रेस के पॉकेट्स बोले जाते हैं। और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से जो भाजपा के लोग बहुत ये कह रहे थे कि हम 5 लाख पार चुनाव जीत रहे हैं, उनकी पेशानी पे बल पड़े होंगे। क्या वो आज की तारीख में बोल पाएंगे कि भाई उन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया कि वास्तव में 5 लाख पार जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे हैं तो क्या वहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट त्रिवेंद्र सिंह रावत जो एक तो कांग्रेस से फाइट कर रहे थे, साथ साथ वहां ये भी निकल के आया कि जो संजय गुप्ता थे, जो वहाँ स्वामी यतीश्वरानंद थे, जो मदन कौशिक थे, जो तमाम इश्यूज त्रिवेंद्र रावत के इलेक्शन के इर्द गिर्द थी, वो कितनी सच सच थी। और उसी पे जो जो परिणाम होगा वो निकल कर आएगा कि हरिद्वार जनपद में जो पब्लिक है उन्होंने किसको वोट करा। और उसके बाद जब आप देहरादून जनपद के वही ग्रामीण क्षेत्र में आप धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश में गए, वहां का क्या होगा? ये चीजें वही दिखाई देंगी कि अगर कांग्रेस का बारे में जैसे कल तक भी आ रहा था कि बहुत सारी जगह उनके बस्ते नहीं लगे हुए थे, तो क्या उन्होंने बहुत जो है सरेंडर करने वाली स्थिति में चुनाव लड़ा, या फिर जिसके बारे में भी कहा जा रहा है कि अंडर करंट कुछ और है, जिसको लेके अब भाजपा के लोग भी बहुत चिंतित बताए जा रहे हैं कि भाई आखिरकार जो वोटर है इतना साइलेंट कैसे हो गया? क्या उसको ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगा दिया कि वो कल तक जो प्रखंड राष्ट्रवाद की बात कर रहा था, जो मंदिर मस्जिद पर कूद रहा था, जो है राम मंदिर के ऊपर बाहर आ रहा था, यूसीसी के ऊपर डिस्कशन कर रहा था, मजार के ऊपर बहुत बड़ा जो है बातें कही जा रही थी, वो वोटर आखिरकार क्यों मुखर होकर बाहर नहीं निकला? और क्या उसके मूल में वही सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बागी, दागी, रिश्वतखोर, घूसखोर और तमाम तरह के आरोप जिनके ऊपर लगाए, उनको अपने दल में लाने का जो है अपने कार्यकर्ताओं को दुखी कर दिया। लेकिन एक सवाल ये भी है, जिन नेताओं का आपने जिक्र किया, क्या आपको लग रहा है कि भीतरघात की भी संभावना है? त्रिवेंद्र रावत भीतरघात का भी शिकार हो सकते हैं? और त्रिवेंद्र रावत या कोई दूसरा रावत भी हो, हाँ, निश्चित रूप से ये जो राजनीति है और उत्तराखंड की जो राजनीति है, उत्तराखंड की राजनीति में ये जो चुनाव है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं है कि जो कह रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, अब की बार 400 पार वाला इशू है। इस चुनाव को इस अंदाज में भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में सुबह सुबह खट्टर साहब का इस्तीफा हो गया और नए मुख्यमंत्री आ गया, क्या ये चुनाव उसका कोई एक दूसरा रूप दिख सकता है? इस प्रदेश के लोगों को इस बात की भी प्रतीक्षा है कि जो पौड़ी और हरिद्वार वो लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी कितनी सलामत रहेगी नहीं रहेगी, इस पर भी लोगों की नजर रहेगी। और जो भीतरघात वो हर चुनाव में होता है, और ये सिर्फ कोई एक नेता नहीं करता है, वो हर व्यक्ति करता है जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है, जो मंत्री बनना चाहता है और जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, वो करता है। चलिए अब लौट के आते हैं हम एक और सीट पर जो वाकई में चर्चा का विषय बनी रही। अब हम पौड़ी पे आते हैं। पौड़ी पे पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदियाल रहे हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के, जो कहते हैं और जिन्होंने कहा भी है कि इगास बगवाल उत्तराखंड में अगर मनाई जा रही है तो उसका श्रेय अनिल बलूनी को जाता है। क्या इगास बगवाल के नाम पे वो आगे रहे हैं इस बार, क्या लग रहा है? उस चुनाव को जो और महत्वपूर्ण बात इससे है कि एक तो ये कहा गया कि भाई मोदी की गारंटी पे वोट मांगे जा रहे थे, लेकिन पौड़ी में आकर आपने जो गढ़वाल लोकसभा में आकर आपने देखा कि जब अमित शाह की रैली हुई, तो अमित शाह क्या बोल रहे थे? अमित शाह ने कोटद्वार में क्या कहा
आपको उनके शब्दों को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गढ़वाल की जिम्मेदारी मेरी है। मतलब एक और जो है नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर अमित शाह की गारंटी आ गई। ये आ गया। दूसरा, आपने राजनाथ सिंह का भाषण सुना। राजनाथ सिंह ने कहा कि आप एक सिर्फ सांसद नहीं चुन रहे हैं, जब उन्होंने चमोली में जो अपनी जनसभा करी, वो एक और अपनी गारंटी दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरी भी गारंटी है। जो वहां पर स्मृति ईरानी आ रखी थी और जो वहां पर जेपी नड्डा की सभाएं हुई, तमाम लोगों की हुई, तो उस लोकसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी असहज हुई, उस असहजता के पीछे जो मूल कारण ये बताया जा रहा है कि, और जो बाद में आपने देखा भी, महेंद्र बटरोने लग गए। वहां के मूल में आपने देखा कि उनसे पहले वहां कैंडिडेट थे मनीष खंडूड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा कि अगर हम मनीष खंडूड़ी को ले आएंगे तो शायद कांग्रेस का कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा, और एक तरह सरेंडर की स्थिति आ गई। लेकिन भाजपा ने मनीष खंडूड़ी को लाकर जो है कुलाड़ी के ऊपर पैर रखने का काम किया, और उनके सामने एक ऐसा मुखर चेहरा सामने आ गया, एक प्रखर ऐसा नेता सामने आ गया, जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में जो मृत पाए प्राय जो कांग्रेस थी, जिसको देख के लगता था कि ये सरेंडर कर चुके हैं, हरीश रावत भाग गए, प्रीतम सिंह भाग गए, यशपाल आर्य भाग गए, मनीष भी भाग गए, तो उसके बाद उन्होंने अपनी बातों से पब्लिक को कनेक्ट करते हुए, और एक प्रकार से वही पिच उन्होंने तैयार की प्रधानमंत्री मोदी वाली, तो क्षेत्रीयता से लोगों को कनेक्ट करने की, और इसीलिए शायद उनकी आज चर्चा हो रही है कि भाई इस आदमी में कोई। तो ये चर्चा सिर्फ इसका श्रेय आप कांग्रेस को भी देंगे या गणेश गोदियाल को ही देंगे? देखिए, वो उस पार्टी के तो कैंडिडेट हैं ही। आप उस पार्टी को श्रेय दें या न दें, गणेश गोदियाल की हार या जीत का श्रेय तो कांग्रेस पार्टी लेगी। इसमें तो कोई और ये नहीं कहेगा कि भैया अब इसका सिंबल चेंज हो गया है, वो उनका है ही। अब वो लेकिन उन्होंने जिस मुखरता से बात की है, तो वो अपने आप में एक नई, एक उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसा विराट स्वरूप उन्होंने अपना तैयार करा है राजनीति के लिए, कि जो लोग ये सोच रहे थे कि इनकम टैक्स के नोटिस, सीडी, ईडी, सीडी, ये सीबीआई और ये इनकम टैक्स वाले जितने भी विषय हैं, इनसे लोग डर कर चुप बैठ जाएंगे। तो बीच चुनाव में 2 बार जिस प्रकार से उनके लिए नोटिस आए और वो डिगे नहीं, ये दिखाता है कि अगर आज भी कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्ष का आदमी इसी टेम्परामेंट के साथ इलेक्शन में खड़ा रहता, तो शायद जो नीरसता और जो एक तरह से लोगों ने शुरू शुरू में लग रहा था कि चुनाव हो ही नहीं रहा है, तो वो ना देखने को मिलता, बल्कि लोगों को लगता है कि लोकतंत्र है, इसमें इसको जो है बड़े उत्साह के साथ में तो किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सबसे ज्यादा अपने स्टार प्रचारक पौड़ी में उतारे, क्या अंदर खाने भाजपा को यह डर सता रहा है कि ये सीट हमारी सबसे कमजोर कड़ी है? और दरअसल वो सीट इससे पहले सबसे मजबूत भाजपा की थी, अधिकांश समय बीजेपी के लोग वहाँ जीतते रहे। खंडूड़ी वहाँ 5 बार हो गए। उससे पहले जो है आपने देखा कि तीरथ सिंह भी जीत गए, उनसे पहले भी बड़े समय तक जो है बीजेपी आगे सीट रही। उस सीट का मामला मनीष के हटने से ही तो बिगड़ा, और वो इसलिए बिगड़ गया क्योंकि वहां पर जो है टिकट मांग रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना था कि वो वहीं के रहने वाले, लंबे समय से यहाँ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अचानक से वो जो है बलूनी के वहां आने से एक तो जो रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट कट गया, और दूसरा जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो समर्थक थे, और जो बात अपने भाषणों में आपने देखा कि गणेश गोदियाल ने कही, उन्होंने तीरथ सिंह की कुर्सी जाने का वहाँ जिक्र करा, वहाँ उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह की कुर्सी जाने का जिक्र करा, उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट की कुर्सी भी कुछ दिन की बची हुई है। एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, तो इससे मुझे लगता है कि वो जो असहजता हुई, वो मनीष खंडूड़ी को लाकर ही जो है भाजपा उस सीट पर असहज हुई। अदरवाइज वो जो पिछला भी चुनाव था, तीरथ सिंह जैसे सरल व्यक्ति भी 3 लाख प्लस वोट से जीते थे, और आज वो असहज है, इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं करनी पड़ी, इतना बड़ा मैनेजमेंट वहाँ थोपना पड़ा, तो निश्चित रूप से उनको लगा होगा कि ताकत लगाने की जरूरत है। अदरवाइज जो फीडबैक शुरुआत में था कि भाई एक तरफा है माहौल, वो एक तरफा बन नहीं पाया। लेकिन जिस लहर की बात होती है, अक्सर 2014 में भी हमने लहर की बात सुनी है, 2019 में भी लहर की बात सुनी है, क्या 2024 आते आते पौड़ी में वो लहर नहीं पहुंच पाई? रावत जी, क्या लग रहा है? उस लहर को पहुंचाने का काम किया गया, लेकिन असल बात ये है कि आप एक तरफ तो लहर की बात जब आप करते हैं, आपने कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी लहर है, मोदी लहर है, और दूसरी तरफ आप खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक हम राशन देंगे, तो क्या 5 किलो आटा के भरोसे घर चल जाएगा आदमी का? उस पौड़ी लोकसभा में हजारों बच्चे, वो भी तो तैयारी कर रहे थे सेना में भर्ती होने की, उनको भी तो धक्का लगा होगा, उनके परिवार को धक्का लगा होगा। वो सीमांत राज्य, उनके जो बॉर्डर एरियाज में जो हमारे लोग रह रहे हैं, वो फौजियों के तो परिवार है अधिकांश, जिसका जो अस्थायी जो है रोजगार था। तो वो इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो समीकरण बदलते चले गए और जो करंट नहीं बन पाया, वो उसके मूल में वो अग्निवीर का सवाल भी था। अंकिता भंडारी जैसा प्रकरण था, इतना बड़ा सवाल कि उन्होंने उसको छेड़ने से मतलब ये बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री की रैली श्रीनगर में नहीं हुई, उसको लेकर ये फीडबैक भी था कि हो सकता है कि वहाँ का जो आम जनमानस है, वहाँ भी नारेबाजी हो जाए, तो शायद वो नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा हो।
इसीलिए लेकिन पौड़ी को लेके एक सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे के लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है रावत जी। अगर वो गणेश गोदियाल की तारीफ नहीं कर रहे थे तो वो बुराई भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसा करिश्मा कैसे गणेश गोदियाल ने कर पाया? कैसा एक गणेश गोदियाल गणेश के रूप में लोगों को दिखने लगा? अब मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड में अगर गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं तो मेरा भाई बहनों दाना सयाणों ये तो कहते हैं, और जब वो कुमाऊं में जाते हैं तो ईजा दीदी चेली दाजू बाजू यही कहते हैं। तो गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिच पर बैटिंग करी, उन्होंने उसी प्रकार से इंटरेक्ट किया। उनके 99.99% भाषण गढ़वाली में थे, और वो चुनौती दे रहे थे सामने वाले को कि आप भी तो बोलो कुछ, आपके मुंह से भी तो कुछ निकले। वो एक प्रकार से प्रोवोक कर रहे थे। एक जो पॉलिटिशियन होता है वही तो करता है। जो नरेंद्र मोदी अगर यहाँ के कहते हैं कि मेरा गढ़वाल से वर्षों पुराना रास्ता निकलता है, केदारनाथ जी से है, आदि केदार से है, बद्रीनाथ से, तमाम कनेक्ट करते हैं ना। तो गणेश गुजराल को लगा कि जब एक आदमी गुजरात से अगर यहाँ इस प्रकार से माहौल बना सकते हैं तो मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, क्यों ना यहाँ के लोगों को इन्हीं की भाषा में इनसे बात की जाए और सीखा समझा जाए। उसी का इम्पैक्ट है, और लोगों को महसूस भी हुआ इस बात को कि आप जब वर्षों से यहाँ यहीं की राजनीति में है, रचे बसे काम कर रहे हैं, तो वो आपके उसमें कार्य उसमें झलकना भी चाहिए, और वो इसमें सफल भी रहे। चलिए, वो इसमें सफल भी रहे। एक समय था अटल बिहारी वाजपेयी जी को विपक्ष के नेता भी सैल्यूट करते थे। हालांकि मैं तुलना अटल जी से गणेश गोदियाल जी के नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, अगर हम ओवरऑल अगर बात करें, जो शब्द मैंने अभी कहे हैं कि लोग तारीफ नहीं कर रहे थे लेकिन बुराई करने से भी बच रहे थे। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत पुनः लौटते हैं। टीरी टीरी पर कर लो, दुई पेंडिंग रख दो। पुरानी बात है, उतनी लगू काम ना इन्हें। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और गर्मा गर्म चर्चा हो रही है उन 5 लोकसभा सीटों को लेके जिनके लिए आपने जल्दी अभी मतदान किया है। अब आ जाते हैं हम एक और लोकसभा सीट पर जिस पर महारानी है, और महारानी के सामने एक दिग्गज नेता भी है जोत सिंह गंसोला, लेकिन उनके बीच में 2020 खेलने के लिए आया हुआ है 26 साल का युवा बॉबी पंवार। क्या कहेंगे रावत जी? पहले आपने आज तक के इतिहास में कभी किसी अखबारों में क्या सुना है कि देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू छपा हुआ है? यहाँ के बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू छपे हुए हैं, जो सत्ताधारी दल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यू छपे हुए हैं, और जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है उसका ना नाम है ना फोटो है। ये बहुत बड़ी सवाल है मीडिया के ऊपर कि अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो दिखाई दे रहा है कि राजेश बगोड़ा गजेंद्र रावत सामने बैठे हैं। अब अगर कोई इंटरव्यू ऐसा छप रहा है कि जिसमें राजेश बगोड़ा का नाम ही नहीं है, तो गजेंद्र रावत किससे बात कर रहे हैं? ये बड़े गंभीर सवाल है उस मीडिया के ऊपर जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आखिर आपने कर क्या किया इस चुनाव के भीतर? और आप भाजपा के लोगों की दिन भर जो है सुबह से शाम तक खबरें चला रहे हैं, इतना भी नहीं बता रहे कि विपक्ष में उनका कौन लड़ रहा है। ये गंभीर सवाल है। अब जो आपने टीरी का सवाल खड़ा किया कि महारानी है, तो सिर्फ महारानी नहीं है वहां पर, वो महारानी 12 साल से वहां सांसद, उनके ससुर वहां 8 बार सांसद, उससे पहले ससुर की माँ भी सांसद। वो एक बड़ा लंबा सारा स्पैन आपने देख लिया कि वो परिवार कभी भाजपा से लड़े कभी कांग्रेस से लड़े, और उन्हीं के बीच में सत्ता रही। उस सीट पर जो असल सवाल खड़े हुए वो वहां से आने शुरू हुए जब कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह ने हाथ खड़े किए। वहां से इस टिहरी लोकसभा का समीकरण बदलना शुरू हुआ। जो आदमी 19 में चुनाव लड़ा और 24 में आके कहते मैं नहीं लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ेंगे? कोई कारण तो बताइए क्या है? अब वो दोष दे रहे कि करण मारा दोषी है इसके लिए, वो आपकी पार्टी का पक्ष हो सकता है, लेकिन आपको जो आम जनमानस है वो विपक्ष की भी आवाज माना जाता है। वहां से बिगड़ना शुरू हुआ। तो वहां पर प्रीतम सिंह के बाहर आने से और बॉबी पंवार की एंट्री से ये एक नई समीकरण वहां बनते चले गए। और ये भी उस सीट पर देखने को आया कि जो भाजपा के लोग भी नहीं चाहते कि भाई महारानी का ही जो है ये डोली वर्षों तक उठाई जाए, राजशाही चली गई, देश का आजाद हुए 75 साल हो गए, उसके बावजूद अगर हालत यही है तो लोग चेंज चाहते हैं। उस चेंज के बीच में ये जो बॉबी पंवार का इशू है, और बॉबी पंवार कोई अपना आप कोई नेता था नहीं, हमने कभी नेतागिरी करते देखा नहीं। बॉबी पंवार की उत्पत्ति यानी बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने करी। वो जो आप और हम सब जब देखते थे कि वो बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसी व्यवस्था से निकल कर आए। और अगर देहरादून के पुलिस कप्तान रात में बॉबी पंवार के डंडे न बजाते, उनको गिरफ्तार न किया जाता, देहरादून में उस दिन 18-20 हजार लोग खड़े ना होते, तो शायद ये चुनाव में बॉबी पंवार दिखने को नहीं मिलता। ये सब कुछ जो है सरकार का कराया हुआ है। अगर सरकार बोलती कि ठीक है भाई, आंदोलन करना आपका जो है लोकतांत्रिक अधिकार है, आंदोलन कर सकता है व्यक्ति, लेकिन वहां उसके आंदोलन में जाके पुलिस कप्तान धमका रहे हैं
कि अगले 2-3 घंटे में यहाँ चले जाओ वरना तुम्हारे माँ बाप पछताएंगे, और फिर वो मेरे पास आके गिड़गिड़ाएंगे। क्या किसी पुलिस कप्तान की ऐसी ट्रेनिंग होती है कि आप किसी आंदोलन में बैठे हुए लोगों को इस प्रकार से थ्रेट करेंगे? ये वो चीजें हैं जिन्होंने उस पूरे परिदृश्य में उन 14 लोग विधानसभा क्षेत्रों में जहां बॉबी पवार खुद भी नहीं पहुंचे सब जगह, ऐसे भी वहां से फीडबैक आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे बूथ वहां पर, प्रताप नगर का आखिरी गांव सौंधी गांव पड़ता है, किसी ने वहां से फोटो भेजा कि वहां उसका बैनर लगा हुआ है, उसके बूथ पे लोग बैठे हैं। वो कौन लोग हैं? जिन्होंने बॉबी को देखा ही नहीं, उन्होंने टीवी में देखा या अखबारों में सुना है, जो जानते हैं कि कोई नई चीज निकल कर आ रही है। ऐसी बड़ी संख्या में वो पूरी उस टिहरी जिले से लेके उत्तरकाशी और ये देहरादून तक एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ जिसने उस निराशा के भाव को, जो लोग ये कहते थे कि भाई यहाँ बारी बारी से तो बीजेपी के लोग जीतेंगे, कांग्रेस के लोग जीतेंगे, लेकिन चूंकि ये आंदोलनों की धरती है, इस राज्य का जन्म ही आंदोलन से हुआ है, तो इसीलिए जो आशा उम्मीद का वोट है, जो उनके प्रति जो निराशा थी, जो लोग बैठे हुए सत्ता में, उन्होंने जब कुछ काम नहीं किया, वो डिलीवर नहीं किया, तो मुझे लगता है कि इस लोकसभा के जो मतदाता हैं वो भी एक आशा उम्मीद के साथ उनको देख रहे थे। और वो इसका एक उदाहरण आपने और देखा होगा चुनाव के दौरान कि निर्दलीय विधायक है यमुनोत्री से संजय डोभाल, जब आप निर्दलीय जीत कर आए तो आपने वहां बीजेपी कांग्रेस को हराया और आपने बड़े चौड़े होकर बोला। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो बीजेपी को वोट करने चले गए, और इस लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले भी उन्होंने वीडियो जारी करा और वो जगह जगह बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि उस यमुनोत्री विधानसभा के लोग भी वहां के क्षेत्रीय विधायक से बहुत परेशान है। उनका मानना है कि इस विधायक को हमने इसलिए तो विधायक नहीं बनाया था कि आज ये भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। उसी प्रकार का माहौल वहां बगल में विजय पाल को लेकर है, जो विजय पाल और सुरेश चौहान आमने सामने लड़ रहे थे। जब आप थोड़ा इधर आते हैं तो मालचंद और ये दुर्गेश्वर लाल आमने सामने लड़ रहे थे, लेकिन आज दोनों एक ही कैंप में खड़े हो गए। तो वो जो वोटर है वहां का, जो जौनसार बाबर से लेके और जौनपुर और नीचे विकास नगर चकासा तक जो आता है, उस बेल्ट में लोगों को ये कहते हुए सुना गया कि ये हमारे अपने बीच के व्यक्ति है, और जब हम जिनको हमने चुनकर भेजा, ये जो कल तक दो अलग कैंप में खड़े थे, अचानक से एक जगह खड़े हुए, तो उनका विश्वास टूटा। तो उस विश्वास को हासिल करने में बॉबी पवार कितने सफल हुए हैं, ये आने वाले समय में उस दिन दिखाई देगा जब हम काउंटिंग के दिन चर्चा लेकिन करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बॉबी पवार भी आखिर जाएगा तो भाजपा या कांग्रेस की गोद में। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ नेताओं का चित्र और चरित्र ऐसा बन गया है कि सामने वाला पहले ही बता देता है कि इसका चरित्र भविष्य में ऐसा होना है। दरअसल ये तो आपने कहा कि वो जाएगा बीजेपी को, मैंने नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों के सवाल है, हम तो रख रहे हैं। लोगों के सवाल है। लोगों के सवाल इसलिए आ रहे हैं कि जिस विजय पाल सजवाण को कांग्रेस पार्टी ने 5 बार विधायक का टिकट दिया, 2 बार विधायक बनाया, वो बीजेपी में चले गया। उनके बगल में केदार सिंह रावत थे, 2 बार कांग्रेस से बने, वो बीजेपी में चले गए। उनके बगल में मालचंद, वो चले गए, किशोर उपाध्याय चले गए, राजू भंडारी चले गए, केसर सिंह चले गए, मनीष चले गए। मतलब एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि जानबूझकर एक ऐसी चीज क्रिएट की जा रही है, कोई कहीं से भी आएगा, या तो वो बीजेपी में चला जाएगा, और नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा? जैसे कि अब हिमाचल में सरकार बदलने वाली है कि ठीक है, जनता ने आपको नकार दिया, लेकिन आपने पैसे के दम पर उनके विधायक भी पकड़ लिए अपने क्षेत्र में। आपने जो है दूसरे मतलब इस प्रदेश देश में कम से कम 10 एक सरकार बदल दी आपने, और आप कैसे बदल दे रहे हैं? पैसे की ताकत। इसलिए लोगों के बीच में एक संदेश है कि अगर बॉबी पवार जीते तो वो किस पार्टी में जाएंगे। ये जाएंगे वाएंगे ये बहुत भविष्य की बात है, लेकिन जो प्लांट किया जा रहा है, जो एक माहौल बनाया जा रहा है, वो यही बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी ताकत है, इलेक्टोरल बॉन्ड की ताकत है, पैसे की ताकत है, जो बड़े बड़े जो राजनीतिक दलों के वो जो पालने वाले इनकी कंपनीज हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, बड़े जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो सब उनके साथ है, वही सब ताकत है। लोकतंत्र का गला घुटते हुए आप खुद देख रहे हैं। आप बगुड़ा जी, आपकी उम्र भी 50-53 साल की होगी, आप बता दीजिए इस देश में एक सिंगल उदाहरण बता दीजिए, कभी किसी विधानसभा अध्यक्ष को किसी ने किसी पार्टी के पक्ष में पर्चे बांटते देखा है, रोड शो करते देखा हो, वोट मांगते देखा हो, जनसभाओं में जाते हुए देखा हो? हुआ क्या कभी आज तक? उस संवैधानिक पीठ पर आप कल के दिन कैसे वहां निर्णय करेंगे? आप कैसे बोलेंगे कि ये बीजेपी के लोग नहीं है, ये कांग्रेस के हैं और ये अदर्स हैं? जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिस इलेक्शन से पहले जब आप सिर्फ सीबीआई की बात कर रहे थे, ईडी की इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, उसमें वो संवैधानिक जो संस्था है विधानसभा अध्यक्ष का पद, वो भी शामिल हो गया। विधानसभा अध्यक्ष वोट मांग रहे हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी के लिए ही काम करना है, तो कल के दिन आप अपना सवाल लेके जनता के मुद्दों को लेकर, वो जो विधायक, उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, किसी जन मुद्दे को लेकर जब आप आपके सामने रखेंगे, तो आप पक्षधरता नहीं करेंगे, क्या करेंगे आप? वहां तो निश्चित रूप से पक्षपात होगा। आप तो जब उनके लिए वोट मांग रहे हैं, इसका मतलब आप उन्हीं के लिए काम करेंगे। जी जी, चलिए लंबा समय हो गया है, चलिए एपिसोड बड़ा लंबा हो गया है, तकरीबन 25 मिनट का एपिसोड हो गया है,
और 2 विधानसभाएं, 2 माफ कीजिएगा, 2 लोकसभा अभी बाकी है। तो रावत जी अगली 2 लोकसभा है उसको नेक्स्ट एपिसोड के लिए रख देते हैं, क्योंकि एपिसोड बड़ा लंबा हो गया है और थोड़ा सस्पेंस भी रख देते हैं। तो चलिए जाते जाते बहुत अच्छा चुनाव रहा, इसके लिए बधाई अगर किसी को बनती है तो किसे देना चाहेंगे? चुनाव अच्छा नहीं रहा। अच्छा, बधाई भी नहीं देंगे? 35 लाख लोग वोट देने नहीं गए। लोकतांत्रिक देश में ये व्यवस्था बहुत गलत है। अगर आप 35 लाख लोग घर बैठ जाएंगे तो कल के दिन उनके सवाल कौन उठाएगा? कौन बोलेगा कि अंकिता भंडारी की हत्या क्यों की गई थी? कौन पूछेगा कि अग्निवीर योजना खराब थी? कौन कहेगा कि आप बाहर से लाकर जो है यहाँ को सिर्फ बलगराने का काम नहीं करेंगे? और कौन बोलेगा कि पौड़ी उस लोकसभा के जो मतदाताओं की संख्या क्यों घट रही है? तो निश्चित रूप से वोट किया जाना चाहिए था। और बधाई के पात्र हर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस दौर में भी पब्लिक वॉइस बनकर जनता के मुद्दों पर मुखर होकर बोलने की हिम्मत की। और इतिहास में वही लोग याद किए जाएंगे। वो सत्ता जो आज इस दल में कल उस दल में, वो लोग याद नहीं किए जाएंगे। याद वही किए जाएंगे जो जन मुद्दों पर हमेशा खड़े रहे। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, बहुत सारे के लोगों के सवाल थे कि आप सिर्फ बॉबी पंवार को ही दिखा रहे हैं, आप सिर्फ बॉबी पंवार को ही क्यों दिखा रहे हैं? तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप भी अपने बच्चे को बॉबी पंवार बनाइए, और मैं आऊंगा, मेरा वादा है आपसे। आपने अपने बच्चे को अगर बॉबी पंवार बना दिया और बॉबी पंवार की तरह उस उत्तराखंड के लिए लड़ेगा, तो रावत जी गवाह हैं, मैं आऊंगा और आपके बच्चे को दिखाऊंगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।